नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप लोग इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? और अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का हमने संकल्प लिया है तो इस चीज़ का तो गर्व है हमें, लेकिन आखिर उसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आने वाली है, इस पर चर्चा करना क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है? मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, तो जाहिर-सी बात है कि मैं सत्ता में उपस्थित पार्टी से सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर जो चुनौतियाँ 2047 तक विकसित बनने में हमारे सामने है, इसका समाधान कब होगा? क्या हम इसी चुनौतियों को लेकर 2047 तक विकसित होने वाले हैं? दोस्तों, ये संभव नहीं है। आखिर भारत के सामने कौन-कौन सी क्राइसिस हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी क्राइसिस हैं जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, एक बैरियर के रूप में साबित हो सकते हैं। दोस्तों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो जॉब क्राइसिस को लेकर है, अर्थात बेरोजगारी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में टोटली 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यह 13 करोड़ की अनएम्प्लॉयमेंट 145 करोड़ में नहीं है, बल्कि 95 करोड़ में है, क्योंकि 50 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे देश में बच्चों की है, 1 से 18 वर्ष की। हम उसको लेबर सेक्टर में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे बेरोजगार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के जीडीपी में कोई योगदान नहीं निभाते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 95 करोड़ में 13 करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। ये हम नहीं, एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिए दोस्तों, कि 13 करोड़ में जो सबसे शर्म की बात ये है कि 9 करोड़ हमारे देश में एजुकेटेड युवा, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित युवा क्या है, हमारे देश में बेरोजगार है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जब एजुकेटेड युवा ही हमारे देश में रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो अनएजुकेटेड युवा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हमारे देश की स्थिति है दोस्तों, और ऐसे में हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले इस मुद्दे पर हमें जोर देना चाहिए, इसे हमें सुलझाना चाहिए, और इस पर विस्तार रूप से चर्चा नीति आयोग की बैठक में होनी चाहिए, जो शायद ये मुद्दा एक बहुत पीछे चला जाता है दोस्तों, और कोई ऐसी मुद्दे सामने आ जाती हैं और उस पर बात की जाती है जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई आज एजुकेशन पे बात नहीं करता है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में बात नहीं करता है, कोई भी वर्तमान समय में अनएम्प्लॉयमेंट में बात नहीं करता है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के साथ है, जो सत्तारूढ़ में पार्टियां चली जाती हैं और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है उस पर कोई बात करना नहीं चाहता, और इसीलिए हमारा देश 2047 तक विकसित बनने का संकल्प तो लेता है, लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी होती है कि लगता है कि 2047 तक भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे 22-23 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 56 करोड़ लोग लेबर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 45% लोग एग्रीकल्चर में है, 11.4% लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, 28.9% लोग सर्विसेज में है, और 13.7% लोग कंस्ट्रक्शन में है। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो जॉब क्राइसिस को लेकर है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की, क्योंकि आज वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी क्या है, बेरोजगार है। इसीलिए मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने बोला था कि जॉब क्राइसिस भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने में कहीं ना कहीं बैरियर साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ठेला पर काम करने वाला व्यक्ति, एक यूट्यूबर या रील्स बनाकर पैसे कमाने वाला व्यक्ति, क्या इसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों, इसे बेरोजगार कहा जा सकता है, क्योंकि इनके कामों में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये कभी भी जा सकते हैं और ये कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। कैसे दोस्तों? मान लीजिए यूट्यूब क्रैश हो गया तो यूट्यूबर क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। यहाँ तक कि टीचर जो आज ऑल कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में जो पढ़ाते हैं, वो भी बेरोजगार ही कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में इतना कंपटीशन हाई हो गया दोस्तों कि बहुत कम एज के बच्चे वो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले टीचर को भी फेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाने का तरीका आज मॉडर्न वाले ज़माने का हो चुका है, उनके अंदर स्किल अलग तरीके का हो गया है। तो वो जब तक वो पुराने टीचर अपने स्किल में रीस्किलिंग नहीं करेंगे तो वो भी क्रैश कर जाएंगे, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। यानी उनके मन में हमेशा एक बात का खतरा लगा रहता है कि वो कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि हम जॉब क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम उसमें सामाजिक सुरक्षा भी मांग रहे हैं सरकार से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम सरकार से सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करेंगे तो वो तो रोजगार दे देगी, जैसे कि एमएसएमई में दे रही है, जैसे कि आपको बहुत सारे गिग इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं उनको दे रही है, एमएसएमई के साथ मनरेगा में भी काम लोग कर रहे हैं उनको भी दे रही है। लेकिन क्या वहाँ जॉब सिक्योरिटी है?
नहीं दोस्तों, उनको 100 दिन के लिए काम कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार इस जॉब क्राइसिस की बड़ी समस्याओं को दूर कर सकती है, ताकि हम लोग बहुत जल्दी एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में एक किताब है युवाल नोआ हरारी की, जिसमें वो बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर बेरोजगारी जानबूझकर क्रिएट नहीं की जा रही है, बल्कि एक ऐसा प्रारूप बन चुका है समाज का कि संगठित बेरोजगारी है। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कर लीजिए पीएचडी, कर लीजिए ग्रेजुएशन, बहुत बड़ी मात्रा में आप हायर एजुकेशन को भी प्राप्त कर लीजिए। अब आप उसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो दे आर वेरी लिमिटेड ऑप्शन फॉर, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि हम लोग नॉलेज इकोनॉमी के उस दौर में हैं जहां स्किलिंग पर नहीं, री स्किलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। वह यह भी कहते हैं कि हम एजुकेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की क्षमता नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो ऐसे में लोग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं और कोई भी इंडस्ट्री इनको नौकरियां पर नहीं रखेगा और यह आगे चलकर यूजलेस क्लास बन जाएंगे। इन्होंने बहुत खतरनाक वर्ड का यूज किया है, यूजलेस क्लास। जब मैंने पहली बार इस किताब में ऐसे शब्द को पढ़ा था तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने सोचा कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। और जाहिर सी बात है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको स्किलिंग करने का मन नहीं करता है, लेकिन युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस स्टेज पर हम हैं, आपको री स्किलिंग करना ही पड़ेगा। इफ यू नॉट गोइंग टू स्किल्ड यू आर सेल्फ, यू नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। आप नहीं बन पाएंगे नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा। इसीलिए जो व्यक्ति रोजगार में है उसे भी हमेशा चिंता रहती है कि वो बेरोजगार हो सकता है, क्योंकि जो वो कर रहा है उससे अच्छे भी, और जो कर रहे हैं उससे भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए स्किलिंग करता रहना पड़ेगा। यदि आप स्किलिंग नहीं करोगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाओगे। और कहने के लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इज्जत करते हैं, लेकिन रियलिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ डिजाइगर अनएम्प्लॉयमेंट। यही जॉब क्राइसिस है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम जॉब क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एमएसएमई में लगभग 6.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उसको आप जॉब सिक्योरिटी दीजिए, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शामिल कीजिए, उसको संगठित क्षेत्र में शामिल कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो हमारे 6.5 करोड़ लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जॉब क्राइसिस से बच सकते हैं। उनको रोजगार प्राप्त होगा, उनको इस चीज़ का पूरा आश्वासन मिलेगा कि आपको इस जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो लोग बिल्कुल अपने आप को बेरोजगार नहीं साबित करेंगे और वो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का भी खंडन करती है, जिसमें बताया गया था कि भारत में 83% जो बेरोजगारी है वो शिक्षित युवाओं में है, और इस चीज़ का खंडन सरकार कर रही है। कितने रिपोर्ट का आप खंडन कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का खंडन करती है, एचडीआई का खंडन करती है। जहां पे इनको सही लगेगा उस रिपोर्ट को ये एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे एक रिपोर्ट है मेरे दोस्तों, इज यू आर डूइंग बिजनेस, इस रिपोर्ट का वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट इनके अनुसार सही होता है ना, अच्छा होता है, लगता है कि भारत की रैंकिंग अच्छी है तो वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जहां पर इनको गलत लगता है वहां एक्सेप्ट नहीं करते। रिपोर्ट का खंडन नहीं करना चाहिए दोस्तों। आज के इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही था कि आखिर जो क्राइसिस हमारे देश में वर्तमान समय में है उसे हम बताएं और सरकार को इस ओर इंगित करें। और आप लोगों से भी मेरा यही उम्मीद है कि जब आप वोट देने जाएं तो मुद्दा आपका बिल्कुल इसी आधार पे होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।